क्या है, बढ़ाऊंगा, गर्म उबार मुक्त होने दीजिए। चिंता ना करिए, वहां तक भी सुनेगा। तो आदरणीय शास्त्री जी, बाकी सभी मौजूद सारे क्रांतिकारी साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते मेरे। देखिए, जैसे सरपंच साहब ने बताया आपको कि हम लोग यहां बैठे इसलिए क्योंकि हमें षड्यंत्र समझ आ गया। आपने जैसे बताया कि डबास साहब आपको लगातार बताते रहते हैं और आपको आधी सारी चीजें पता है, इसलिए षड्यंत्र पर हम सबसे कम बात करेंगे। वो इसलिए कि उसके चरण इतने ज्यादा हैं, एक एक चरण पे अलग अलग बात हालांकि करी हुई थी, लेकिन वो चैनल्स उठ गए, वो दोबारा से डालेंगे, वीडियोस पड़ी हुई हैं अपने पास, तो आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी अलग अलग। मोटे तौर पे अगर कोई आपसे ये पूछता है ना कि सरकारें क्यों करेंगी आपके साथ ऐसा, सरकार आपके साथ गलत क्यों करेगी, उसका एक सिंपल जवाब है एक ही लाइन में, सिर्फ सरकारें नहीं, जो आदमी सरकारों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आदमी उनको फंडिंग दे रहे हैं, जो आदमी उनको बनाने में सहायक रहते हैं, जो उनका पोषण करते हैं, केवल सरकारों को नहीं, एक सरकार को नहीं, उसके विपक्ष को भी, आने वाले जो लगता है कि ये आने वाले वक्त में बड़ी ताकत बनके उभरेंगे, उनको भी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाली, जो उनको लगता है आने वाले वक्त में वो ताकत बनकर उभरेंगी, वो उनके बीच भी अपने लोगों को घुसा देते हैं और उसके बाद उनको भी मैनेज करना शुरू करते हैं और उनको भी वो देना शुरू करते हैं कि तुमको चाहिए क्या, मतलब क्या चाहिए। मान लीजिए मैं महत्वाकांक्षी आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, भाड़ में जाए मेरे साथी, मेरे लोग जिनके साथ संघर्ष किया था मैंने, मुझे अगर मेरा पर्पस शुरू से यह था कि मुझे तो केवल एमएलए बनना है या पार्लियामेंट में जाना है, तो वो आपसे सिंपल ये पूछेंगे चाहिए क्या, आपको पैसा चाहिए, बोल कितना चाहिए, तेरा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तू एक स्टार्टअप शुरू कर, तेरे को इन्वेस्टर मिल जाएगा। तूने सोचा भी नहीं होगा कि यहां स्टार्टिंग ही हम लोग 5 करोड़ से 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट से करेंगे, पहले ही दिन BMW आपके नीचे होगी कंपनी के खर्चे पर, कोई टैक्स का चक्कर नहीं है, लोन जो दे दिया सब्सिडी हो जाएगी 90%, टेंशन नहीं है तेरी, पैसा मिल गया। उसको चाहिए, पैसा नहीं चाहिए तो मुझे तो ऐशो आराम करना है, बड़े होटलों में घूमना है, मुझे मतलब सारे के सारे जितने व्यभिचार हैं संभव वो सारे के सारे करने हैं, तो ले तेरे लिए ये और रास्ते खोल दिए, ये 4 आदमी हैं, जब चाहिए जो चाहिए मंगवा लो इनसे। तुमको सत्ता में जाना है, हम लेके जाएंगे, मीडिया पे 4 इंटरव्यू बढ़िया से करो, अच्छे से सवाल पूछो, नेशनल मीडिया पे आप बन गए फेस। क्या लगता है फेस बनने के बाद आपको एक पार्टी से टिकट दिलानी है और आप हो गए नेता और आप हो गए पार्लियामेंट के मेंबर, और मतलब आपको क्या चाहिए वो ढूंढते हैं। तो एक तो यही कारण था, हमने राज भाई को भी बोला था कि भाई बेशक फोन करके मत बुलाना किसी को भी, ओपन कॉल देना। हमने ओपन कॉल दी है, पलवल में कितने सारे साथी हैं, जब शास्त्री जी बोल रहे थे कि वो हमारे साथ में थे तो और भी तो साथी थे पलवल के, वहां पे बहुत साथी हैं, हमने किसी को भी कॉल नहीं किया है, केवल इसलिए कि जिनके दिल में वही दर्द है जो हम लेके चले हुए हैं। अगर आप भी वही लेके चले हुए हैं तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए, फिर हमें सिर्फ आप लोग चाहिए। और फिर उसके बाद हमें अपना दृष्टिकोण साफ करना है, फिर हमें अपना मिशन क्लियर करना है, और फिर जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाए कि आपको भी वही चाहिए जो हमको चाहिए, फिर दिलो जान से हम आपके लिए और आप हमारे लिए दिन रात खड़े हैं फिर 24 घंटे। ये जो शुरुआत के अंदर कोई और लोग, ऐसे लोग ना आ जाएं जिनमें दर्द नहीं है लेकिन वो फायदा उठाना जानते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा, हमने आज तक, आपने कभी भी जनता सरकार मोर्चा के नाम की अखबार की कटिंग नहीं पड़ी होगी, हमने आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कार्यकारिणी बना के उसका फोटो किसी भी अखबार को नहीं भेजा, किसी चैनल वाले को हमने इनवाइट नहीं किया आज तक, किसी को भी नहीं। जानते भी हैं सारे, पहचानते भी हैं, लेकिन अगर बोलेंगे तो आए भी जाएंगे छापने के लिए, लेकिन छपे, क्योंकि अभी हमने वो लोग छांटने हैं, अभी हमें जो लोग
असलियत में उस विचारधारा को समझते हैं जिसको लेके हम लोग चले हुए हैं कि आपकी खुशहाली के बिना मेरी खुशहाली संभव ही नहीं। ये तो मेन बात है। अब उसी बात पे फिर से आता हूं मैं कि कोई आपसे ये पूछता है कि क्यों करेंगी सरकारें आपके साथ ऐसा, क्यों करेंगे वो। चलो आपने मान लिया, आपने कह दिया कि वो लोग जो सरकारों को पोषण करते हैं, अगर 1000 करोड़ रुपया वो भाजपा को देते हैं या मतलब उस वक्त की तात्कालिक सरकार को देते हैं, तो जो विपक्ष में बैठा है 500 करोड़ 400 करोड़ उसको भी देते हैं, और जो लगता है नया कोई आने वाला है 20 30 50 करोड़ उसको भी पूछते हैं। तो उनको क्या चाहिए आप अपने घर से लगा लीजिए अंदाजा। जो आदमी घर में पैसा कमा के लाता है वो चाहता है कि मेरे घर के सदस्य जिनको मैं खाने को देता हूं वो सारे मेरे हिसाब से चलने चाहिए। तुमको बोल दिया ये, तुम जब बोल दिया खाना, जिस टाइम बोल दिया चाय, जिस टाइम बोल दिया, और जब बोले कि तुम्हें ये काम करना है तुम्हें नहीं करना है वो सब मेरे हिसाब से चले। ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे को पैसा हम देते हैं। आपने ध्यान दिया हो स्कूल बन रहे हैं, एसएसए का पैसा है, कहां से आया? वर्ल्ड बैंक से। लॉकडाउन लगा, 100 अरब डॉलर कहां से आया कर्जा? वर्ल्ड बैंक से। तो जो वर्ल्ड बैंक को चलाते हैं, जो यूनाइटेड नेशन को चलाते हैं, वो तो कहेंगे ना हमारे हिसाब से चलो। अब 135 करोड़ लोग हैं, इनको अपने हिसाब से चलाना तो संभव ही नहीं है। आदमी अपने मां बाप के हिसाब से चलता नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगा? तो फिर एक कॉमन परसेप्शन बनाने की तैयारी करी कि केवल एक काम करना है, आपका खाना और आपका जीना इनके ऊपर आधारित हो जाए और इनके कंट्रोल में हो जाए, तो आप कहां भागेंगे बताइए? मान लो आपका खाना जिसके हाथ में, वही तो बात है ना, जो खाने को दे रहा है वही कंट्रोल करेगा ना। जैसे बंदर को मदारी करता है ऐसे ही। इसीलिए आपको सरकार के निर्णय पर जब भी कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना हो तो केवल इतना समझिए, क्या इससे आपकी आवागमन की टेस्टिंग तो नहीं हो रही है, या ट्रेसिंग तो नहीं हो रही है, या उसका सर्वेलेंस तो नहीं हो रहा है, आपके ऊपर निगरानी तो नहीं रखी जा रही है, या ये देखिए कि इस वाले स्टेप से मैं स्वावलंबी बनूंगा या उसके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। सिर्फ इतना सोचिए भाई। एक तो आपके घर में, आपके गांव में एक कुआं है, उस कुएं से सारे के सारे सभी 36 बिरादरी के लोग पानी लेते हैं, तो क्या आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है? और एक दूसरा है कि सरकार आपको पानी देती है सप्लाई से, कि टैंकी का पानी आएगा पाइप से, अगर उधर से नहीं आया तो उस दिन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले आपके कुएं खराब करे गए, पहले आपके जोहड़ खराब करे गए, जोहड़ मिलके इकट्ठा होकर के रिपेयर ना कर ले, उसको ठीक ना कर ले, तो वो नाले बनाए गए। अब गौ रक्षा ना कर पाए हम लोग, गाय हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाए, तो गौचरण भूमि को पहले खत्म किया भाई। जब जो हमारे घर में जो हमारे मतलब दुख सुख के साथी जिनको हम लोग अपना पशुधन बोलते हैं, उसको जगह ही नहीं मिलेगी चरने के लिए बाहर। जब बाहर जाने के लिए ना उसके पास तालाब है, ना अब उसके पास गोचरण या मतलब जंगल है चरने के लिए, तो वो घर में खड़ी रहेगी। घर में खड़ी रहेगी तो वो बीमार होएगी। जो हमारा पशु खड़ा रहेगा एक जगह पर पूरा दिन बंधा रहेगा, वो बीमार कन्फर्म होगा, उसको चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा 1 2 5 4 किलोमीटर। तो अगर वो चर के नहीं आएगा तो वो आपको जहर ही देगा, दूध नहीं देगा। ये इन्होंने इंतजाम किया। हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक ना रख पाए। अब देखिए क्या है, जंगल में बाहर घूमने जाते थे, मिट्टी में ही मिल जाता था, 2-4 दिन के बाद कुछ और होता। जंगली सुअर है, वो अपना उसको अपने आप सफा चट कर देते होते थे, अगले दिन मिलता भी नहीं था, क्योंकि जंगल में जानवर रह रहे थे। भाई वन्य प्राणी कैसे बचेंगे जब जंगल बचेगा? और हमारे घर में जो है शौचालय नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? जंगल जाएंगे तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, अंधेरे मुंह जाना पड़ेगा, तो हम लोग जल्दी उठेंगे। अब 4 बजे उठ के कोई आदमी ये सोच करके शर्म के मारे 4 बजे उठ के जा रहा है,
तो वो दिन जो है मतलब पहले ठंडा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है। जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ रहा है उसका शरीर अपने आप एडजस्ट कर रहा है। अभी आज क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि हम जंगल बाहर जाते थे, खाना घर में खाते थे, अब खाना बाहर खा रहे हैं और जंगल घर में जा रहे हैं। अब क्योंकि आपके कमरे के अंदर ही आपका टॉयलेट है, तो अब आपका बच्चा 10 बजे उठता है तो उठते ही फिर घुस जाता है। एसी निकला, एसी से था, और उस टाइम तक बाहर का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त आपका बाहर का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। ऑब्वियसली अपना शरीर टेम्परेचर को धीरे धीरे तो बढ़ाएगा ना, लेकिन आपने तो एकदम फ्लक्चुएट कर दिया, आप फिर बीमार पड़ोगे। सारे के सारे नेचुरोपैथी को समझने वाले लोग हैं, राजीव भाई को सुना है सबने, तो उनको पता है कि शरीर को खराब कैसे करना है। अगर आपका शरीर खराब होगा तो आप इनके उस तंत्र के ऊपर परमानेंट जिंदगी भर के लिए बीमार, ऐसा बीमार हो जाओगे। आपने एक बार दवाइयां खानी शुरू करी तो उसके बाद आप परमानेंट कस्टमर हो गए। पूरा इंतजाम आपका बांध के रख दिया इन्होंने। भाईचारा भी टूटे, आपके साथी भी आपके घर से निकले, आपके जंगल भी खराब हो, आपकी स्वास्थ्य भी खराब हो, आपके रिश्ते भी खराब हो, आपका समाज भी खराब हो, आपकी शिक्षा भी खराब हो, आपको रोजगार भी ना मिले, आप मतलब लड़ते रहें और फिर आपके दिमाग में जहर भरना आसान हो जाए। पूरा इंतजाम कर रखा है इन्होंने। आपको राशन कोटे से लेना है, आपको पानी सप्लाई का पीना है, आपको गैस अभी सप्लाई आने लगेगी। अभी तक तो गैस सिलेंडर भरवा के लाते हो, घर में 2 सिलेंडर रख लेते हो, इमरजेंसी में जरूरत पड़ी। अब आपको सप्लाई की गैस की आपको पाइपलाइन आपके घर में कनेक्ट होने वाली है, आ चुकी है, पलवल में बता रहे हैं। मतलब क्या होगा, आप पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट। तो अब आने वाले वक्त में जिस दिन आपको यह लगा कि यार गैस तो महंगी हो गई है, और आपको लगा कि मैं तो अपना इंतजाम ऐसा कर लेता हूं कि अब दोबारा से गायें पाल लेता हूं या घर में पशुधन रख लेता हूं और उसके उपले, गोबर के उपले जला लूंगा या लकड़ी ले आऊंगा अपने खेत से, तो यकीन मानिए आने वाले टाइम में पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर पेड़ की टहनी काटने पर भी आपको फाइन लगने वाला है। आप अगर गोसा जलाओगे, अगर आप उपले जलाओगे, तो आपके ऊपर इतना भारी फाइन कर देंगे कि आप जलाने की हिम्मत ही नहीं करोगे। याद है ना, किसान के ऊपर पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना इसी सरकार ने। 1 करोड़ कौन सा लॉजिक है? आधा एकड़ जमीन हो अगर किसी की और 1 करोड़ का फाइन, आप उसको पराली जलाने लग रहे हो, तो गया वो तो सारी जिंदगी उसकी तो अगली पुश्ते तक भी गुलाम, उस पैसे को कर्जा उसको उतारते उतारते। तो आपके साथ आने वाले टाइम में लकड़ी और उपले जलाने पर यह होने वाला है। राजस्थान और गुजरात में अभी 15 दिन पहले कानून पास हो चुका है, 1 से ज्यादा गायें आप रख ही नहीं सकते हो। एक पशुधन, अगर उसने बछिया दे दी तो कमर्शियल कनेक्शन लो फटाफट, समझे? मतलब मां रख सकते हो, बच्ची नहीं रख सकते हो। अगर बच्ची आ गई है घर में, उसको रखना है बच्चिया को, तो मां भेजनी पड़ेगी आपको, एक ही रखोगे आप। अगर शहर में आपकी बच्चिया बाहर मिल गई सड़क पे चलती हुई, पहली बार में 5,000 रुपए तक का जुर्माना, अगली बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और फिर अगली बार 50,000 तक का जाएगा ये, बताओ। और फिर आप जब घास लेकर के आओगे तो कहां से लेकर के आओगे? क्योंकि जब खेत जिनके हैं आप वहीं से घास लाओगे, उन्हीं से। आप अपने बच्चे को पैदा होने से लेकर के उसकी पढ़ाई, नौकरी, पेंशन, आखिर तक कपड़े लत्ते, एवरीथिंग, सब कुछ आप अपने जेब से और अपने नहू की कमाई ऐसे खोद खोद के उनकी जेबें भर रहे हो लगातार। हम भर रहे हैं, मतलब जिंदगी में कभी भी हम लोग स्वावलंबी हो ही नहीं पाएंगे इस हिसाब से। जब एक गांव का एग्जाम्पल मैं देता होता हूं, अगर आपको ध्यान हो, कि 4,000 के वोट वाला गांव, यानी अगर किसी गांव की 5,000 6,000 जनसंख्या हो या 4-4,500 वोट हो, उस गांव में लगभग 1200-1300 बच्चा शहर में पढ़ने के लिए जाता है, और 4-5 स्कूल होते हैं शहर में। मतलब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर जिसमें मोटा पैसा जो गांव वाला जो पढ़ाता है अपने बच्चे को, जो शहर में पढ़ने भेजता है, तो आपके पास मैक्सिमम जो पैसा है वो उन्हीं 5-6 लोगों को जाता है। और 1300 लोग अगर आते हैं तो एवरेज 3-4 हजार की निकल, क्योंकि किसी किसी स्कूल की फीस 10,000 भी जाती है, किसी की 2-2.5 हजार भी है। तो हमने ये कैलकुलेट किया था कि 53 लाख रुपया एक गांव से शहर में 5 मालिकों के घर जा रहा है। 53 लाख।
महीने का, साल का नहीं, साल का 6 करोड़। अगर एक गांव से, मीडियम सा गांव बता रहा हूं, बड़े गांव में तो कई सौ करोड़ की बात हो जाती है 5-6 साल में। अगर एक गांव से 6 करोड़ रुपया अगर शहर जा रहा है गांव से, उसी गांव के अंदर 2 सगे भाइयों का यह हाल कर रखा है कि बड़ा भाई जो है वो 3 रुपए किलो सब्जी बेच के आता है, सुबह गोभी बेच के आता है मंडी में, और उसका छोटा भाई जिसने बीच में दीवार खींच रखी है वो उसी मंडी से 15 रुपए किलो खरीद के वापस लाता है। सेम भाई। आपके ट्रैक्टर लेने का हिसाब किताब हो, आधे एकड़ के 2 एकड़ के जमींदार ने ट्रैक्टर ले रखा है कि क्यों, कि राज भाई से मांगा था उसने दिया नहीं, मैंने फिर अपना निकलवा लिया। ऐसे कैसे निकलवा लिया कि फर्ज तो देनी थी। अरे फर्ज तो देनी थी बोले भाई, तेरा जमीन तो वहां चलेगी, इसकी किस्तें कहां से पाड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड दो, लाल डोरा तोड़ के घर की पे लोन दो, लेकिन साथ में लॉकडाउन लगा दो ताकि लोन उतारने की हिम्मत और औकात ना बचे। अब क्या हो गया, एवरीबडी, जिसने भी ये सोचा था कि जनधन योजना या मेक इन इंडिया या स्टार्टअप के नाम पर लोन ले लेते हैं, उस दिन आपको याद नहीं है, पूरे षड्यंत्र के तहत 22 मार्च 2020 को जब षड्यंत्र के तहत लगा था लॉकडाउन, आपको क्या लगता है कि 22 मार्च कोई बीमारी के आने की तारीख थी या कोई और था? समझिए, फाइनेंशियल ईयर का एंड था। 3 महीने से बैंक वालों को डंडा था, लोन दो लोन दो लोन दो। बैंक वाले बैंकिंग के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। बैंकिंग आपकी कहां से हो रही है? आपके मोबाइल पे हो रही है, आपके सीएससी सेंटर पे हो रही है, गांव के अंदर, आपके कहीं भी हो रही है, लेकिन बैंक में नहीं हो रही है। बैंक में एक ही काम है, लोन देना। क्योंकि जब आपको वो लोन देते हैं तो वो उधर पैसा छापते हैं, उतना ही, जितना आप लोन देते हो उतना वो पैसा छापते हैं, यानी जितना आप लोन लेते हो उतने वो अमीर बनते हैं। इसलिए तो इतना जबरदस्ती रहते, ले लो ना सर जी। आप देखो रोज फोन आएंगे आपके पास, पर्सनल लोन चाहिए, कोई चाहिए, क्या प्रोफाइल है, क्या चाहिए। अभी मेरे पास आया 3 दिन पहले, वो मैंने सुशील को सुनाया था। मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मुझे बोलती है आपको लोन चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए, सच्ची में चाहिए। है ही नहीं है, सब खत्म हो गया, सब सरकार ने खत्म कर दिया। सर कितना चाहिए? मैंने कहा जितना आप दे सकते हो उतना चाहिए। सर क्या करना है, आप क्या करते हैं आप? मैं कहा मैं असल में अभी तो कुछ नहीं करता हूं, पिछले काम धंधे मोदी जी ने ठप कर दिए। अभी करने वाला हूं कि जो विजय माल्या की 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होएगी तो मैं उसे खरीदने वाला हूं, तो उसके लिए लोन चाहिए मुझे। भाई तुम लोग उसको भी तो देते हो ना, अडानी को। तुमने उसका अगर 1 लाख करोड़ रुपया माफ किया, इसका मतलब वो निकम्मा आदमी है, पे नहीं कर पा रहा। एनपीए तभी तो हुआ, निकम्मे आदमी को फिर दे रहे हो तुम लोग लोन, तो हमको भी दे दो ना, आपको भी दे देना। क्या दिक्कत है फिर? तुम जब उसको एनपीए करने के बाद दे रहे हो तुम, तो हमारा अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए, सिबिल स्कोर, तो हमें देने में क्या तकलीफ है भाई तुमको? वो जो रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने वाला है, वो इसको भी तो लोन दोगे ना। एक बैंक से लोन दे के दूसरा बैंक खरीदवा रहे हैं उससे, है? 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट 4-4 हजार करोड़ रुपए में, 12-12 हजार करोड़ रुपए में दे रहे हैं उसको, और वो भी लोन दे के। आपके घर में आपका राशन वाला जो है उसको जियो मार्ट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा कंपलसरी, और अगर आप कनेक्ट नहीं होगे तो वो दुकान ठप हो जाएगी, क्योंकि आप ले ही नहीं सकते उससे। क्यों नहीं ले सकते? आपने चीनी बोल दिया दुकानदार को, आपका पड़ोस में रमेश है, उसकी दुकान है, रमेश भाई चीनी क्या रेट है? 55 रुपए किलो है। और वो रमेश भाई देखता है कि जो भी सामान, मतलब चीनी तो नहीं खाते हम लोग कोई सा भी चीनी को तो जहर मानते हैं, या जितने बैठे हैं सारे लोग, मतलब खांड ही कह दो, देसी खांड खरीदने हैं, अगर गुड़ खरीदने हैं, कुछ भी खरीदने हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि जी 55 रुपए किलो है। अरे यार ऑनलाइन तो 50 रुपए आ रही है। भाई फिर ऑनलाइन नहीं कर ले, मेरे को तो पड़ता नहीं खाता, मैं तो 54 रुपए आती है, मैं तो 55, मैं तो इससे कम दे नहीं सकता हूं, क्योंकि वो आपसे, आपका भाई है, पड़ोस में रहता है, वो आपसे ज्यादा लूट नहीं सकता आपको। लेकिन वो आपको 50 रुपए दे रहे हैं ऑनलाइन। क्यों दे रहे हैं? एक तो थोक में खरीदते हैं तो उनको और सस्ती पड़ती है, हजारों किलो, उनके तो खुद के मिल है। और दूसरे नंबर पे उनका तो सरकार 12,000 15,000 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे करके माफ कर देती है, तो वो 5-5 रुपए 10-10 रुपए कम करके दे ही देता है आपको।
बड़े सामान में 100 रुपए 200 रुपए, तो आपको इसलिए सस्ती मिलती है, तो हम भी लोग भी ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। और ऑनलाइन प्रमोट करने का मतलब सरकार ये देख रही है कि देश की जनता कितने प्रतिशत खर्चा ऑनलाइन करती है और कितने प्रतिशत कैश करती है। और जिस दिन उसको ये लगने लग गया कि 90% खर्चा आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से करने लग गए हो, उसी दिन डिजिटल करेंसी आ जाएगी। डिजिटल करेंसी मतलब टोटल कंट्रोल। उसके बाद आपके 100 रुपए अगर खुलेंगे बैंक से, तो वो 100 रुपए मेंशन होगा। आप मांगोगे सरकार से कि 100 रुपए चाहिए, कहां जाना है, कि हमें यहां से फरीदाबाद जाना है तो बस की टिकट लेनी है, तो 100 रुपए रिलीज होंगे आपके। वो भी इस आधार पर रिलीज होंगे कि आप सरकार की बात को चुपचाप मानते हो कि नहीं मानते हो। ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं उस फ्यूचर की बात कह रहा हूं जिसको ये बनाने जा रहे हैं, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसको सोशल क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। ये चाइना में पिछले 10 सालों से चल रहा है और चाइना को सुपर पावर बनाने का खेल इसीलिए चल रहा है। चाइना, अमेरिका, रशिया तीनों भाई मिलके वैसे ही खेल खेल रहे हैं जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन अपना अपना एरिया बांट लेते हैं कि चरस में तू फालतू चक्कर नहीं करेगा, गांजा मैं बेचूंगा, अफीम तुम बेचना, दारू तुम बेचना, प्रोस्टिट्यूशन तुम देखना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग तुम देखना। वो ऐसे करके एक दूसरे के धंधे में बिल्कुल भी नहीं अड़ते हैं क्योंकि उनका पूरा फिक्स है, रूल फिक्स है। मेरा धंधा, अपना एरिया फिक्स है, अपना धंधा फिक्स है। इसी तरह से इनका फिक्स है। चाइना से जो सामान इंडिया इंपोर्ट करता है, रशिया और अमेरिका से नहीं आएगा वो सामान। समझ गए ना? रशिया आपको युद्ध का सामान देगा, आपका पैसा लेगा, वो आपसे गोल्ड लेगा। अमेरिका आपसे हर पॉइंट पे लेगा। जैसे ही आप एक लाइक करते हो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट को उसका रॉयल्टी जा रहा है। आपका लैपटॉप खुलते ही उसको रॉयल्टी जा रहा है। क्यों जी? वही सुंदर पिचई, वही सब मिलके, सब मार्क जुकरबर्ग, जितना आप क्लिक करते हो सारा पैसा वहीं जा रहा है। वहां चाइना का कोई इंटरफेयर नहीं है। चाइना से जो खिलौने आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है, वहां पे अमेरिका का कोई इंटरफेयर नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपका पैसा जब गांव से पैसा जब शहर जा रहा है और शहर से पैसा विदेश जा रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है? थोड़ा बहुत बचा था जमीन, पशुधन और सोना चांदी। उसके लिए भी लोन शुरू कर दिया, पशुधन पे भी लोन, जमीन के बाद घर पे भी देना शुरू कर दिया, पशुधन पे भी देना शुरू कर दिया, गोल्ड पे भी बड़े बड़े बोर्ड नजर आएंगे आपको, बैनर्स। अब मरता क्या ना करता भाई, जो पड़ा है चलो गिरवी रख के ले लेते हैं, बेच थोड़ी रहे हैं, लेकिन गिरवी रख के दोगे तो वापस कहां से दोगे भाई? कमाई तो आपकी होने ही नहीं देंगे। आप धीरे 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 जैसे ही आप खाली, उसके बाद आप टोटली डिपेंडेंट। मैं 2-3 चीजें देख रहा था कि खेती के 3 कानून थे। आप में से किसी ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़ा था? किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैंने वो अपनी निडर इंडिया वाले पे डाला हुआ है, खेती के कानून कैसे एक दूसरे के दुश्मन थे, उसमें पढ़ना देखना। और फिर मैं कल जो है नेशनल हेल्थ बिल पे दोबारा बनाऊंगा एक वीडियो, कल परसों में। आप देखना कितनी कमाल की बात है। खेती के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ था, अगर देश के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आती है, जैसे युद्ध, कोई बीमारी, कोई आपातकाल, कोई सूखा या बाढ़ आ जाए, तो देश के अंदर जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, वैल्यू चेन पार्टनर्स कौन? जैसे अंबानी, अडानी, जो पैकिंग साइलोज में रखते हैं, उनका अनाज को सरकार नहीं छेड़ सकती और उनकी कीमतों में वृद्धि के ऊपर सरकार कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जिसके पास अनाज खुला पड़ा है, वो अनाज सरकार देश हित में उसके घर से निकाल सकती है। समझ रहे हैं? खुला किसके घर में रहता है? किसान के घर में। ये था। अभी जो नया नेशनल हेल्थ बिल आया है, वो ये कहती है कि अगर सरकार को यह संदेह है कि आपके जानवर, आपके पशुधन संक्रमित हो सकते हैं, तो वो उनको डिकंटामिनेट या डिसइंफेक्ट कर सकती है। मतलब उसमें मारना तक लिखा हुआ है। अगर आपका राशन लगता है कि आपके घर में खाना जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, तो उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर आपकी फसल खड़ी हुई खेत में अगर लगता है कि इसमें वायरस आ गया है, उसको जलाया जा सकता है। समझ रहे हैं पॉइंट को?